यह कहानी पूरी तरह काल्पनिक है। इसमें दिखाए गए सभी पात्र, स्थान और घटनाएं लेखक की कल्पना पर आधारित हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति, संस्था, धर्म या समुदाय से इसका कोई संबंध मात्र संयोग हो सकता है। इस वीडियो का उद्देश्य केवल मनोरंजन है। कृपया इसे वास्तविकता न समझें। अगर किसी को इससे ठेस पहुंची हो, तो हमें खेद है। यह जानबूझकर नहीं किया गया है। कार्तिक अपनी नई सुपर लग्जरी यॉट में मालदीव से इंडिया वापस जा रहा था। उसने 7 दिन के ट्रिप के लिए मॉल से सारा सामान खरीद लिया था। पर पोर्ट पर यॉट एग्जीबिशन होने की वजह से सारी लेबर वही बिजी थी। कार्तिक सामान की लोडिंग को लेकर बहुत परेशान था। तब मछुआरों की बस्ती से वली और बंगारू ने आकर उसकी मदद की। उन दोनों ने अकेले ही इतना सारा सामान बहुत फुर्ती से यॉट पर लोड कर दिया था। पर जब काम बस खत्म होने ही वाला था तभी पोर्ट का मेंटेनेंस मैनेजर झल्लाकर उन दोनों पर बुरी तरह चिल्लाने लगा। कार्तिक ने उसे कहा भी कि यह लोग मेरी मदद करने आए हैं। मेंटेनेंस मैनेजर ने कार्तिक को बोला कि यह बदबूदार गंदे लोग हैं। आप इनको यहाँ पर कैसे रख कर सकते हैं? कार्तिक को इस बात पर तेज गुस्सा आ गया। कार्तिक ने उस मेंटेनेंस मैनेजर को बोला, गंदे बदबूदार ये लोग नहीं है, गंदे बदबूदार आप जैसे लोग हैं जिनकी सोच सड़ चुकी है। अगर कोई मेहनत से अपनी रोटी कमाता है तो वह किस लिहाज से गंदा और बदबूदार हो सकता है? आप थोड़े धन के परिवार में पैदा हो गए तो अपने से छोटे लोगों को कीड़ा समझने लगते हैं। हो सकता है अगली बार आप इससे भी छोटे घर में पैदा हों और आपके साथ इससे भी बुरा व्यवहार हो। और जितना आप बोले जा रहे हैं आपको अंदाजा नहीं है, अगला जन्म छोड़िए मैं आपका यही जन्म बिगाड़ सकता हूँ। और इतना बिगाड़ सकता हूँ कि आपकी हालत इनसे भी बहुत बदतर हो जाएगी। कार्तिक की बात सुनकर वह मैनेजर बुरी तरह डर गया। ऐसी सुपर लग्जरी यॉट देखकर वह इतना तो समझ ही गया था कि इस यॉट का जो भी मालिक है वह वर्ल्ड के टॉप रिच लोगों में आता होगा। क्योंकि मालदीव्स में तो बड़े से बड़े लोगों की भी इतनी हैसियत नहीं है कि इस 7,000 मिलियन की यॉट को खरीद सकें। कार्तिक जिस तरह उस मेंटेनेंस मैनेजर पर बिगड़ रहा था, उसको डर लग गया कि अब कहीं मेरी ही नौकरी ना चली जाए। उसने डरते हुए कार्तिक को सॉरी बोला और वहां से चुपचाप वापस चला गया। साशा ने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखकर कहा, कार्तिक प्लीज कूल डाउन। उसकी भी गलती नहीं है। स्पोर्ट का एक प्रोटोकॉल है, वह बेचारा तो वही फॉलो कर रहा था। कार्तिक ने साशा को कहा, पर बात कहने की कोई तमीज होती है। वो शांति से भी मना कर सकता था। इतने गंदे तरीके से बात करने का उसको भी कोई हक नहीं है। गरीब होने का मतलब यह नहीं कि कोई भी आपकी इज्जत के साथ खिलवाड़ कर सकता है। साशा ने कार्तिक को कहा, तुमको क्या हुआ है? तुम अचानक से इतने इमोशनल क्यों हो रहे हो? कार्तिक साशा के पास से हटकर समंदर किनारे जाकर खड़ा हो गया। 6 साल में अपनी गरीबी की वजह से उसने जितने जख्म खाए थे सब जैसे हरे हो गए थे। साशा समझ गई कि कार्तिक इस वक्त अपने पुराने दिनों को याद करके परेशान हो गया है। उसने भी कार्तिक को फिर कुछ नहीं कहा। कार्तिक समंदर किनारे शांत खड़ा था जब वली और बगारू उसके पास पहुंचे और कहा, सर हमने सारा सामान लोड कर दिया है। कार्तिक उनकी तरफ मुड़ा और जेब से निकालकर दोनों को 15-15 हजार रुपए दे दिए। बगारू ने कार्तिक को कहा, सर 50 साल की उम्र हो गई मेरी, पर मैंने आज तक आपके जैसा आदमी नहीं देखा। आप बहुत नेक दिल हैं। गॉड आपको बहुत तरक्की दे, हमेशा सेहतमंद रखे। बगारू की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया। वली ने भी कार्तिक को बोला, सर सच में आज तक हमें सब ने दूधकारा ही है। काम तो हमसे बहुतों ने करवाया पर इतनी इज्जत किसी ने नहीं दी। वली हाथ जोड़कर कार्तिक के पैर छूने के लिए आगे बढ़ा। कार्तिक एकदम उछलकर पीछे हट गया। कार्तिक ने कहा, अरे भाई यह मत करो, मैंने कुछ नहीं किया। मेहनत की रोटी कमाते हो, तुम्हारा हक है इस पर। वली ने कार्तिक को कहा, काश सर आप यही मालदीव्स में रहते तो मैं जीवन भर वफादारी से आपके लिए काम करता। मुझे नहीं लगता कि अपनी जिंदगी में मैं आप जैसे ही शख्सियत से कभी दोबारा मिल सकूंगा।
बगारू ने भी कार्तिक को कहा, बच्चा ठीक कह रहा है सर। सच में हम आपको लाइफ टाइम कभी नहीं भूलने वाले। कार्तिक उनकी बात पर मुस्कुरा दिया। कार्तिक का सारा सामान यॉट में लोड हो चुका था। लड़कियां भी अपनी पर्सनल बिलोंगिंग्स के साथ सब पहुंच चुकी थी। साशा कार्तिक को गुड बाय करने आई थी। जब कार्तिक जा रहा था तो साशा का दिल जैसे डूबा जा रहा था। वो सुपर जायंट यॉट वाइल्ड शार्क धीरे धीरे अब समंदर में उतरने लगी। कार्तिक ने डेक पर खड़े होकर सबको बाय कहा और फिर कॉकपिट की तरफ चला गया। उधर राजन को मित्तल हॉस्पिटल में बाय सी ही ट्रांसफर किया जा रहा था। मित्तलिस का वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल दूसरे आइलैंड पर था और वहां सी रूट से जाना ही पॉसिबल था। राजन के पास अपनी प्राइवेट शानदार यॉट थी। इस वक्त वह उसी यॉट में पूरे मेडिकल इक्विपमेंट्स के साथ था। उसका ध्यान रखने के लिए 2 नर्सेस थी, डॉक्टर्स थे। उसका मैनेजर उसको बहुत केयरफुली सिटी हॉस्पिटल से मित्तलिस के प्राइवेट हॉस्पिटल में लेकर जा रहा था। राजन की हालत बहुत अच्छी नहीं थी और उसको इस बात का भी बहुत स्ट्रेस था कि कहीं उसकी इंजरी के बारे में लोगों को पता ना चल जाए, वरना वो पूरी दुनिया में मजाक बनकर रह जाएगा। राजन बेड पर पड़ा ये सब सोच ही रहा था कि अचानक बाहर से शोर सुनाई दिया। ओ माय गॉड, ये क्या चीज है? ऐसा लग रहा है समंदर में कोई महल तैर रहा हो। दूसरी आवाज आई, हिंदुस्तान में जैसा ताजमहल है ऐसा समंदर में ये शिप मालूम हो रहा है। तीसरे ने कहा, पता नहीं यार, ये सुपर स्टाइलिस्ट यॉट कुछ अलग ही मालूम होता है। पर इतनी बड़ी यॉट कैसे हो सकती है? यह कोई मिनी लग्जरी शिप ही है। ये सब बातें सुनकर राजन ने नज से पूछा, ये शोर कैसा है? जरा बाहर जाकर देखो क्या बात है। नज उसके केबिन से बाहर गई और 2 मिनट बाद वापस आकर बोली, सर बाहर एक बहुत बड़ी यॉट है। इतनी शानदार कि समंदर में दूर से तैरती हुई बिल्कुल ऐसे दिखाई दे रही है जैसे कोई सफेद महल पानी में तेज स्पीड से जा रहा है। राजन की 2 ही कमजोरियां रही हैं। एक तो खूबसूरत लड़कियां, दूसरी प्राइवेट यॉट। यॉट्स का उसको हमेशा से बहुत क्रेज रहा है। उसके पास अपनी 5 पर्सनल यॉट्स पहले से हैं और सब एक से एक है। जब उसने इतनी तारीफ सुनी तो उससे रहा नहीं गया। उसने नस को कहा कि वह उसको बैठने में हेल्प करें ताकि केबिन की खिड़की से वह देख सके कि किस यॉट की बात हो रही है। नज ने राजन को सहारे से बैठाया और केबिन की खिड़की से कर्टन हटा दिया। राजन ने जब खिड़की के बाहर देखा तो वह शॉक्ड रह गया। पूरी दुनिया घूम लेने के बावजूद उसने आज तक इतनी शानदार यॉट अपनी जिंदगी में नहीं देखी थी। राजन धे चिल्लाकर अपने मैनेजर को आवाज दी। उसने अपने मैनेजर से पूछा, यह क्या चीज है समंदर में? मतलब कितनी बड़ी यॉट कैसे हो सकती है? ये किसकी है? मैनेजर ने राजन को कहा, सर मैं भी देखकर ऐसे ही शॉक्ड रह गया था। मैंने अभी गूगल किया तो पता चला यह वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी की नई यॉट है। कंपनी ने कल ही इसे मार्केट में लॉन्च किया है, बल्कि फर्स्ट टाइम यहीं की यॉट एग्जीबिशन में इंट्रोड्यूस की गई है। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि यह यॉट आते ही बिक भी गई। राजन ने हैरानी से पूछा, किसने खरीदी है? राजन के मैनेजर ने कहा, सर किसने खरीदा ये तो नहीं पता क्योंकि कंपनी ने इसके बाय की आइडेंटिटी को सीक्रेट रखा है, पर हाँ इस यॉट की कीमत 7,000 मिलियन है, तो किसी सुपर रिच आदमी ने ही ली होगी। अपने मैनेजर की बात सुनकर राजन दंग रह गया। राजन के लिए ये कीमत तो बहुत ही बड़ा सदमा था। वह यॉट्स का शौकीन रहा है, पर 7,000 मिलियन की यॉट खरीदने की तो उसकी भी हैसियत नहीं थी। उसने तो प्राइस यही सोचकर पूछा था कि अगर पॉसिबल होगा तो इसके बायर से ज्यादा प्राइस देकर वह इसे खरीद लेगा। पर अब 7,000 मिलियन सुनकर तो उसके होश उड़ गए। वेंकटेश्वर अन्ना के अंपायर में उसका सिर्फ 5वां हिस्सा था। वह लोग 4 भाई थे और उसे पता था उसके पापा प्रॉपर्टी को सब में इक्वल डिवाइड करेंगे। और 7,000 मिलियन की तो उसकी हैसियत ही नहीं थी। राजन ने हैरान होते हुए कहा, मालदीव्स में मित्तल के अलावा तो ऐसा कोई नहीं है जो 7,000 मिलियन की यॉट खरीद सके। राजन के मैनेजर ने कहा, यही बात मैं भी सोच रहा हूं सर। हो ना हो इसको खरीदने वाला कोई मित्तल परिवार से ही है।
वरना यहाँ के तो 50 रईस लोगों की दौलत मिला दी जाए तब भी वह लोग 7,000 मिलियन की यॉट इस तरह नहीं खरीद सकेंगे। राजा ने अपने मैनेजर की बात सुनी और चुपचाप उदास वापस अपने बेड पर लेट गया। राजन मन ही मन सोच रहा था कि उसके दिन कितने बुरे चल रहे हैं। पसंद की लड़की भी नहीं मिल और ना ही अपनी पसंद की यॉट खरीद सकता है, बल्कि इन सब चक्करों में उसका इतना नुकसान हो गया है कि अब तो पता नहीं कभी ठीक भी हो पाएगा कि नहीं। राजन को कोई अंदाजा नहीं था कि ये यॉट उसी लड़के की है जिसने उसकी यह हालत की है। अगर पता होता तो शायद वह अभी अपने आदमियों को कहता कि यॉट की तरफ बढ़ो और कार्तिक को खत्म कर दो। कार्तिक को भी कोई अंदाजा नहीं था कि जो एक छोटी सी यॉट अभी उसके पास से गुजरी है उसमें राजन है, वरना हो सकता है कार्तिक भी राजन की यॉट को टक्कर मारकर वहीं धराशायी करके सब खत्म कर देता। राजन से कार्तिक को गहरी नफरत हो रही थी। कार्तिक सब कुछ बर्दाश्त कर सकता था, पर बलात्कार जैसा घिनौनी अपराध उसकी बर्दाश्त के बहुत बाहर था। राजन ने जो कियारा के साथ करने की कोशिश की थी, कार्तिक उसे यकीनन जान से मार देता, पर कियारा के रोने की वजह से कार्तिक ने उसे जिंदा छोड़ दिया। हालांकि कार्तिक ने राजन की जो हालत कर दी थी वह तो जिंदा से भी बदतर ही थी। कार्तिक राजन की हालत से बेखबर अपनी उस यॉट को ओपन सी में फुल स्पीड पर ड्राइव करते हुए बहुत खुश हो रहा था। आज बहुत लंबे टाइम बाद वह इतना शांत और रिलैक्स फील कर रहा था। खुले समंदर में इस तरह अपनी पसंद की यॉट खुद चलाना उसके लिए बहुत मेसमराइजिंग एक्सपीरियंस था। हालांकि यॉट चलाने का कार्तिक का फर्स्ट टाइम था, पर उसे बिल्कुल भी कोई मुश्किल नहीं आ रही थी। उसकी यॉट के सारे ऑपरेशंस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंट्रोल्ड थे। सैटेलाइट नेविगेशन ऑन था। मौसम और बाकी समुद्री रास्ते ग्लोबल नेविगेशन से मॉनिटर हो रहे थे। कार्तिक के लिए इस यॉट को ड्राइव करना सचमुच बहुत ईजी था। आखिरकार यह यॉट कंपनी ने अपने अक्लास कस्टमर के लिए ही डिज़ाइन की थी। उनकी कन्वीनियंस और कंफर्ट कंपनी की टॉप प्रायोरिटी था। कार्तिक को वहां से चले 2 घंटे बीत चुके थे। वह गहरे समंदर में पहुंच चुका था जब उसे साशा का वीडियो कॉल आया। सैटेलाइट नेटवर्क के जरिए सिग्नल का कोई इशू नहीं था। कार्तिक ने साशा को बताया कि उसको यॉट ड्राइव करने में बहुत मजा आ रहा है। साशा ने मुस्कुराते हुए उसे कहा, बढ़िया है, एंजॉय करो, पर अपना ध्यान भी रखना। अच्छा, एक बात करनी थी मुझे तुमसे, हमारी कंपनी के रिकॉर्डिंग। कार्तिक ने साशा को कहा, हाँ बताओ न, कोई दिक्कत है क्या? साशा ने कार्तिक को बोला, नहीं दिक्कत कोई नहीं है। दरअसल मेरी अभी लीजा के साथ एक मीटिंग थी। कार्तिक, लीजा काफ़ी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रही है। उसके पास अपने आप दिल्ली आने का खर्चा भी नहीं है। वापसी की टिकट में एक टिकट उसकी भी करा लें क्या? अपने साथ ही ले चलते हैं। कार्तिक ने साशा को कहा, अरे बिल्कुल करा लो, कोई इशू नहीं है। वैसे भी वह हमारी कंपनी की आने वाली फिल्म की हीरोइन है। उसको ये सब फैसिलिटीज़ देना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। साशा ने कार्तिक को कहा, ठीक है कार्तिक, बस यही कंफर्म करना था। साशा का फ़ोन रखने के बाद कार्तिक ने देखा कि लड़कियां अपने स्विमिंग कॉस्ट्यूम्स पहनकर टॉप डेक पर बने स्विमिंग पूल में खेल रही हैं। स्विमिंग पूल ठीक कार्तिक के कॉकपिट की बैक में ही था। सबको खुश देखकर कार्तिक खुश था। एक बार उसका मन किया कि वह भी जाकर स्विमिंग पूल में एंजॉय करे, फिर उसने ये सोचकर इरादा बदल दिया कि किस किस को हैंडल करेगा। यकीनन वो अकेला इतनी सारी लड़कियों से परेशान आ जाएगा। वैसे भी वहां पर बहुत इलेक्ट्रीफाइंग माहौल होता जा रहा था। कार्तिक उनकी तरफ पीठ करके समंदर की तरफ देखने लगा। जितना नीला आसमान था उतना ही क्रिस्टल क्लियर नीला समंदर था। कार्तिक बहुत शांत महसूस कर रहा था कि अचानक पीछे से एक शोर सुनाई दिया। कार्तिक ने पलट कर देखा तो लड़कियों में आपस में बहस हो रही थी। कविता श्रीधर के ग्रुप की कुछ लड़कियां शायद ड्रग्स लेती थी। उन्होंने सोचा कि लाइफ में ऐसा मौका दोबारा कब मिलेगा। उनकी बातें सुनकर ही कार्तिक को पता चला कि यॉट पर आने से पहले उन्होंने ट्रैवल गाइड की मदद से कोई ड्रग पैडलर ढूंढ लिया और वह यॉट पर ड्रग्स लेकर आए हैं।
वो लड़कियां बाकी लड़कियों को उकसा रही थी कि शाम को एक रेव पार्टी करेंगे इस शिप पर। बीच समंदर में किसको पता चलेगा कि हम लोग क्या करने वाले हैं। कियारा और रिद्धिमा तो उन लड़कियों की बात सुनकर सदमे में आ गई थी। कियारा ने उन लड़कियों को कहा, तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? हम अच्छे घरों के लोग हैं, हम ये काम करेंगे। उन लड़कियों में से एक जो बहुत बोल्ड थी, उसने कहा, ट्रू फेमिनिज्म तो इसी फ्री स्पिरिट में है। हम लड़कियां हैं तो हमें इन बातों से दूर रहना चाहिए। यही सोच तो बदलनी है। रिद्धिमा ने उस लड़की को कहा, मॉडर्न होने और बेवकूफ़ होने में फ़र्क होता है। बात लड़के लड़की की है ही नहीं, जो गलत है वो सबके लिए गलत है। उस लड़की ने चिढ़कर रिद्धिमा को कहा, हम तो बेवकूफ़ ही सही हैं। तुम हो ना ज़्यादा समझदार, तुमको नहीं आना तो तुम मत आना, पर हम लोग तो आपस में मिलकर आज शाम को एक धमाकेदार रेव पार्टी करेंगे ही। तभी कार्तिक वहां गुस्से में दहाड़ता हुआ आया और चिल्लाकर बोला, किसकी हिम्मत है जो यहाँ पर रेव पार्टी करें? उठाकर समंदर में फेंक दूंगा। दिमाग की जो चर्बी शरीर पर चढ़ गई है शार्क नोच नोच के खा जाएंगी। बची खुची बोटियां बाकी मछलियां निपटा देंगी तुम्हारी। वो लड़कियां कार्तिक के इस तरह चीखने से एकदम से सहम गई। उनमें से किसी ने आज तक कार्तिक को इस तरह गुस्से में नहीं देखा था। कार्तिक की बात सुनकर वह लड़की डरकर पीछे हट गई। कार्तिक के चेहरे के एक्सप्रेशन साफ बता रहे थे कार्तिक सच में उठाकर समंदर में फेंक देगा। गुस्से में कार्तिक का चेहरा लाल हो गया था। कार्तिक ने जलती हुई आंखों से उस लड़की को देखा और जितनी तेजी से आया था उतनी ही तेजी से वापस चला गया। कार्तिक को इतने गुस्से में देखकर कियारा भी परेशान हो गई। कार्तिक का इतने गुस्से में इस तरह फट जाना कियारा को भी बहुत हैरान कर रहा था। वह समझ गई कि कार्तिक जो इतना चिल्ला कर गया है, इसके पीछे कोई बहुत बड़ी बात जरूर है। कार्तिक अपनी यॉट से मालदीव से वापस इंडिया जा रहा था। उसके साथ कियारा, राधिका और रिद्धिमा थे। यॉट पर कविता श्रीधर के ग्रुप की 20 लड़कियां भी थीं। उनमें से कुछ लड़कियां अपने साथ ड्रग्स लेकर आई थी और यॉट पर ड्रग पार्टी करना चाहती थी। कार्तिक को जब ये पता चला तो कार्तिक गुस्से से आग बबूला हो गया। कार्तिक में उन लड़कियों को धमकाते हुए कहा कि किसी ने अगर यॉट पर ड्रग्स लेने की हिम्मत भी की तो कार्तिक उसे उठाकर समंदर में फेंक देगा। कार्तिक को आज तक इतने गुस्से में किसी ने नहीं देखा था। वह सब लोग सहम गए। कार्तिक उनको बुरी तरह डांट कर वहां से चला गया। कार्तिक को इतने गुस्से में देखकर कियारा परेशान हो गई। वह समझ रही थी कि बात कुछ और भी है। कियारा कार्तिक के पीछे गई। कार्तिक यॉट के कोने में खड़ा समंदर की लहरों को देख रहा था। शाम ढल रही थी और समंदर पर सूरज की किरणें रोशनी का जाल बिछा रही थी। कियारा ने कार्तिक से पूछा, कार्तिक क्या हुआ तुम्हें? मैंने तुम्हें कभी किसी लड़की पर इस तरह चिल्लाते हुए आज तक नहीं देखा। कार्तिक ने कियारा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कियारा ने कार्तिक के हाथ पर हाथ रखा और फिर से पूछा, बताओ ना कार्तिक, क्यों इतना परेशान हो? मुझसे भी अपना मन नहीं बांटोगे क्या? कार्तिक ने कियारा को बताया, मैं जब जॉनी पापा के घर में था तो हम 2 नहीं 3 दोस्त थे। मैं और डमरू तो जॉनी पापा के साथ ही रहते थे, पर हमारा एक तीसरा दोस्त सनी भी था। हम सब स्कूल में साथ थे। सनी हम सब में सबसे ज़्यादा इंटेलिजेंट और दिलेर था। पर पता नहीं कब कब में वो ड्रग्स बेचने वालों की बातों में आ गया। वह लोग उससे ड्रग्स इधर से उधर पहुंचाने का काम करवाते थे। अच्छे पैसे मिलते थे तो वह भी यह काम करने लगा। मैं उसे तब बहुत मना करता था, पर उसने तो जैसे मेरी बात सुनना ही बंद कर दिया था। वह स्कूल से बंद कर करके भी ड्रग्स पहुंचाने का काम करने लगा। एक दिन पुलिस को पता चल गया कि वह ड्रग्स बेचने वालों के साथ मिलकर ड्रग्स पहुंचाने का काम कर रहा है। मुझे तो ये पता ही नहीं चला था कि वह खुद कब कब में ड्रग्स लेने लगा था। पुलिस के डर से उसने ड्रग्स का ओवरडोज ले लिया। बहुत कोशिश की पर वह बच नहीं सका। मैं बहुत महीनों तक सदमे में रहा। ड्रग्स के नाम से भी मुझे इतनी नफरत है कि किसी को लेते हुए देखता हूं तो लगता है कि पता नहीं क्या कर बैठूंगा।
अपने दोस्त सनी की बात करते हुए कार्तिक की आवाज भारी होने लगी थी। कियारा चुपचाप उसकी बात सुन रही थी। कार्तिक ने फिर कहा, मैंने कविता श्रीधर के ग्रुप की लड़कियों को अच्छी बैकग्राउंड का समझा था, जो जरूरतमंद हैं, इसलिए ही इतनी अच्छी सैलरी और इतनी अच्छी एटमॉस्फेयर में रखने की कोशिश की। कियारा ने कार्तिक को कहा, कार्तिक ज्यादातर लड़कियां भले परिवारों की ही हैं, पर तालाब में एक आध मछली गंदी निकल ही आती है। इसका मतलब यह नहीं है कि पूरा तालाब गंदा है। बहुत सी लड़कियां अपने इस पैशन को पूरा करने के लिए डबल मेहनत कर रही हैं। उनके पास तो फीस तक के पैसे नहीं होते। और कुछ ऐसी भी हैं जो पढ़ाई लिखाई छोड़कर घर में सब सहूलियत होते हुए भी सिर्फ मौज मस्ती के लिहाज से यहाँ पर आ गई है, क्योंकि भगवान ने उनको एक डांसिंग का गुण दे दिया है। पर तुम अपना मन मत खराब मत करो। तुमने डांट तो दिया ही है। मुझे नहीं लगता कि उनमें से अब किसी की हिम्मत होगी दोबारा इस तरह की घटिया बात करने की। कार्तिक ने कियारा को कहा, पर मैं अपनी एंटरटेनमेंट कंपनी में इस तरह के लोगों को नहीं रखूंगा। मैं जाकर कविता को साफ बोल दूंगा कि यह लड़कियां अब हमारी कंपनी में काम नहीं करेंगी। कियारा ने कार्तिक की बात का कोई जवाब नहीं दिया। शाम ढल चुकी थी। आसमान में हल्का अंधेरा होना शुरू हो गया था। कियारा ने कार्तिक को कहा, अच्छा छोड़ो ये सब बातें, अपना मूड ठीक करो। मैं जाकर यहाँ की किचन में कुछ बनाती हूँ। कार्तिक ने कियारा को कहा, पर तुम अकेले इतना सारा काम कैसे करोगी? 20 लड़कियां हैं, किस किस का खाना बनाओगी? जाओ उन लड़कियों को भी पूछो। उनमें से हेल्प करने के लिए कुछ को साथ ले लो। कियारा ने हाँ में सर हिला दिया। कियारा ने वापस जाकर वहां पर जब लड़कियों से पूछा तो राधिका के अलावा सब ने कहा कि उन्हें किचन का काम आता ही नहीं है। पता नहीं आता ही नहीं था, या कोई करना नहीं चाहती थी। पर आखिर में सिर्फ राधिका और कियारा ही यॉट की किचन में काम कर रहे थे। थोड़ी देर बाद कार्तिक भी वहां पर आया। यॉट की किचन में बहुत ही एडवांस इक्विपमेंट्स लगे हुए थे। कियारा ने कार्तिक को बहुत एक्साइटमेंट के साथ बताया, कार्तिक ये किचन तो इतनी हाई टेक है कि यहाँ पर ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत ही नहीं है। हर काम के लिए ऑटोमेटिक मशीनें मौजूद है। बस थोड़ा काट पीट के सब्जियां इनमें सेट करनी है। सब कुछ अपने आप पक जाएगा। कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, चलो ये भी बढ़िया हुआ, वरना 20 लोगों का खाना तुम दोनों कैसे बनाते? कियारा और राधिका को किचन में खुशी खुशी लगा देखकर कार्तिक वापस अपने कॉकपिट में चला गया। कार्तिक को लग रहा था कि वह भी उन दोनों की हेल्प करा दे, पर वहां किचन में कार्तिक के लिए कुछ काम था ही नहीं। कियारा और राधिका इतनी एक्साइटमेंट के साथ काम कर रही थी, जैसे कुकिंग उन दोनों का पैशन हो। कार्तिक नीचे किचन में आने से पहले यॉट को ऑटो पायलट मोड पर डालकर आया था। पर कार्तिक यॉट को ऑटो पायलट मोड पर डालकर निश्चिंत नहीं रह पाता था। उसका भी समंदर में ये पहली बार था। थोड़ा नर्वस तो कार्तिक भी था। कियारा और राधिका ने सारा खाना बनाकर वहां के डाइनिंग हॉल में लगा दिया था। इतना शानदार खाना देखकर लड़कियां बहुत एक्साइटेड थी। ज्यादातर सी फूड ही था और बहुत सी चीजें ऐसी थी जो उनमें से किसी ने कभी खाई ही नहीं थी। कियारा और राधिका दोनों को कुकिंग का शौक था। उन दोनों ने YouTube में देखकर कुछ एक्सपेरिमेंट किए थे। कार्तिक भी अधिकतर रेडी टू ईट वाला फूड लाया था जो कि सिर्फ माइक्रो में गर्म करना था। वह सारी डिशेस लड़कियों के लिए नई थी। वहां पर एक बार फिर से पार्टी का माहौल हो गया था। जिन 3 लड़कियों ने ड्रग्स की बात की थी वह अब चुपचाप एक कोने में बैठी थी। कार्तिक के गुस्से के बाद वो सहम गई थी। अंदाजा तो उनको भी हो गया था कि शायद अब कार्तिक उन्हें कंपनी से निकाल देगा। वह तीनों अब अपने किए पर बहुत पछता भी रही थी और कोशिश कर रही थी कि वह अब अच्छा बिहेव करें ताकि कार्तिक उनको माफ कर दे और कंपनी से ना निकाले। सब पार्टी के माहौल में मस्त थे कि तभी कार्तिक के फोन पर मैसेज बीप आया। कार्तिक ने अपना फोन चेक किया। मैसेज पढ़ने के बाद कार्तिक के चेहरे पर एक्सप्रेशन एकदम से बदल गए। वह सब लोग डाइनिंग हॉल में आसपास ही बैठे खाना खा रहे थे। कार्तिक के चेहरे पर बदलते हुए एक्सप्रेशन रिद्धिमा ने नोटिस कर लिए थे।
रिद्धिमा ने कार्तिक से पूछा, क्या हुआ? किसका मैसेज है? तुम अचानक से इतने परेशान क्यों दिख रहे हो? कार्तिक ने सबको बताया, ग्लोबल नेविगेशन सिस्टम से मैसेज आया है। मैसेज क्या है? वार्निंग ही है। समंदर की वेदर कंडीशन को लेकर। कार्तिक की बात सुनकर सारे एकदम चौंक गए। सब अब खाना छोड़कर कार्तिक की तरफ देख रहे थे। कियारा ने परेशान होकर पूछा, कैसी वार्निंग कार्तिक? कार्तिक ने कहा, हाई अलर्ट है। इस सी रूट पर आगे बहुत बड़ा तूफान आ गया है। कार्तिक की बात सुनकर कुछ लड़कियों की तो चीख निकल गई। उन्होंने फिल्मों में देखा हुआ था कि समुद्री तूफान कितने खतरनाक होते हैं। सबकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। रिद्धिमा ने घबराकर कार्तिक को कहा, कार्तिक अब हम क्या करेंगे? कैसे हैंडल करेंगे सिचुएशन को? ऐसा करो, तुम शिप को वापस मोड़ लो। हम वापस मालदीव्स चलते हैं। हमें इस रूट से इंडिया जाना ही नहीं है। कार्तिक ने रिद्धिमा की बात का कोई जवाब नहीं दिया। कियारा ने कार्तिक से पूछा, क्या हुआ कार्तिक? क्या हम अब वापस नहीं लौट सकते? क्या हम तूफान में बस पहुंचने ही वाले हैं? क्या अब हम नहीं बचेंगे? कार्तिक ने जब देखा कि सब लड़कियां डर रही है तब कार्तिक ने मुस्कुराते हुए कहा, अरे यह एक जनरल वार्निंग है। उन लोगों के लिए जो सिंपल यॉट या छोटे शिप से सफर कर रहे हैं। तुम लोग भूल रही हो तुम 7,000 मिलियन की यॉट में हो। इसका डिफेंस मैकेनिज्म कमाल का है। बड़े से बड़ा तूफान भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसके सारे केबिन विंड एंड वाटरप्रूफ है। सब बंद होने के बाद इसके अंदर पानी घुस ही नहीं सकता। तुम लोग इतना पैनिक मत लो, चिल करो। खाना खाओ और अपने अपने कमरे में रेस्ट करो। वैसे भी इसमें सैटेलाइट नेविगेशन सिस्टम लगा हुआ है। अभी तक तो इसकी ऑटो पायलट मोड ने अपने आप ही डिफरेंट सी रूट पर शिप को गाइड कर दिया होगा। मैं कॉकपिट में जाकर देखता हूँ। तुम लोग रिलैक्स रहो। कुछ नहीं हुआ। कार्तिक की बात सुनकर लड़कियां अब रिलैक्स फील कर रही थी। वरना एक बार तो उनको लगा था कि उनकी हालत भी टाइटैनिक जैसी होने वाली है। कार्तिक ने मैगी को कहा, मैगी तुम मेरे साथ आओ। एक बार कॉकपिट में जाकर सिचुएशन देखते हैं। कार्तिक के जाने के बाद सब लड़कियां वापस हंसी मजाक में लग गई। एक लड़की ने कहा, मुझे तो लगा था कि बस आज हम मर जाएंगे। जैक और रोज की तरह हमारा टाइटैनिक भी डूब जाएगा। दूसरी लड़की ने कहा, मुझे भी यही लगा था। जिंदगी में यॉट पर यह पहला सफर है और आखिरी भी यही हो जाएगा। उनमें से एक ने कहा, अरे तूफान ही तो है, इतनी बड़ी क्या बात हो गई? कैसी डरपोक लड़कियां हो तुम? उसकी बात पर एक ने कहा, मूवीज में देखा नहीं है क्या? 7 माले की बिल्डिंग से भी ऊपर तक लहरें जाती है समंदर की। और जब टाइटैनिक जैसे शिप को समुद्री तूफान निगल सकता है तो फिर यॉट क्या चीज है? सब आपस में हंसी मजाक में लगे हुए थे पर मामला वाकई बहुत सीरियस था। कार्तिक ने जाकर ऊपर खुद चेक करना शुरू किया कि अब इन हालातों में क्या किया जा सकता है। उसने नेविगेशन चेक किया। वह तूफान से बस 1 घंटे की दूरी पर थे। वार्निंग सिग्नल से ये क्लियर था कि तूफान बहुत भयानक है। उनके पास ऐसा कोई अल्टरनेट रूट नहीं था जहां से वह सेफली पास कर सकें। नेविगेशन सिस्टम आधे घंटे की दूरी पर एक आइलैंड दिखा रहा था। ऐसा आइलैंड जहां पर कोई नहीं रहता, पर इस वक्त एडवाइजरी यही थी कि उस आइलैंड पर यॉट को एंकर कर दिया जाए। और जब स्टॉर्म शांत हो जाए तब ही आगे की यात्रा की जाए। जब भी इस तरह की सिचुएशन होती है तब यही एडवाइजरी दी जाती है कि जितनी जल्दी हो सके जमीन की तरफ बढ़े और जब तक तूफान शांत ना हो जाए जमीन पर रहें। क्योंकि कितना भी कुलेशन कर लिया जाए पर समंदर इतना अनप्रिडिक्टेबल है कि तूफान कब क्या रूप ले लेगा ये कहा नहीं जा सकता था। कियारा भी कार्तिक और मैगी के पीछे पीछे कॉकपिट में आ गई थी। कार्तिक तब मैगी से कह रहा था, मैगी मुझे लगता है हमें रिस्क नहीं लेना चाहिए। इस आइलैंड पर चलते हैं। यही सबसे सेफ तरीका है इस तूफान से बचने का। कार्तिक मन ही मन खुद बहुत घबरा रहा था, पर वह अपने चेहरे से जाहिर नहीं होने दे सकता था।
मैगी ने भी सारी सिचुएशन को स्टडी किया और कार्तिक की बात पर एग्री किया कि समंदर में इस तरह आगे बढ़ने से बेहतर है कि आइलैंड पर जाया जाए। यॉट कितनी भी महंगी और सुपर फुल प्रूफ क्यों ना बनी हो, पर समंदर कब भयानक रूप ले लेगा ये भी नहीं कहा जा सकता था। कियारा ने जब उनकी बात सुनी तो उसने बहुत पैनिक होकर पूछा, तो अब हम यहाँ से किसी आइलैंड की तरफ जाएंगे? कार्तिक ने पलटकर उसे देखा और कहा, वही जाना ज्यादा सेफ रहेगा। तूफान में समंदर बहुत खतरनाक हो जाता है, रात के समय तो और भी ज्यादा। सॉलिड ग्राउंड पर रहना ही सेफ रहेगा। अभी वह लोग बात कर ही रहे थे कि तभी बाहर इतनी जबरदस्त बिजली चमकी और बादल गरजे कि समंदर की लहरें भी 20 फुट ऊपर तक उछल गई। लहरों का प्रेशर इतना तेज था कि पूरा यॉट हिल गया। शीशों पर पानी के थपेड़े इतनी जोर से पड़े कि अगर वह कांच बुलेट प्रूफ ना होता यकीनन वो शीशे टूट जाते। तब तक लड़कियां नीचे अपने अपने कैबिन में सोने जा चुकी थी, पर यॉट इतनी तेज हिली थी कि उन्होंने भी महसूस कर लिया था कि कुछ होने वाला है। सब डर के उठकर बैठ गए। कियारा तो अब डर से कांप रही थी। एक बार फिर से इतनी तेज बिजली चमकी कि कियारा डर कर कार्तिक के गले लग गई। कार्तिक ने उसे शांत करते हुए कहा, डरो मत, कुछ नहीं होगा। ये यॉट डेंजरस से डेंजरस सी कंडीशंस को हैंडल करने की कैपेबिलिटी रखती है। पर अब तो कार्तिक की भी घबराहट के मारे जान निकल रही थी। कार्तिक ने मैगी को कहा, आइलैंड से हम कितनी दूर है? मैगी ने नेविगेशन सिस्टम स्टडी करके कार्तिक को बताया, सर अभी हमको 20 मिनट लगेंगे वहां तक पहुंचने में। मैगी की बात खत्म भी नहीं हुई थी कि एक बार फिर से लहरों का बहुत विकराल रूप देखने को मिला। यॉट तो बुरी तरह हिल ही गई थी। पानी भी बहुत तेज स्पीड से खिड़कियों से टकरा रहा था। कियारा तो डर के मारे चीखने लग गई, कार्तिक अब हम नहीं बचेंगे, हम सब मर जाएंगे। कार्तिक ने कियारा को डांटते हुए कहा, कियारा अगर शांत नहीं बैठ सकती हो तो अपने केबिन में जाओ। कियारा ने कहा, मैं उस केबिन में जाकर भी डर से मर जाऊंगी। कार्तिक ने कियारा को बोला, तो जाकर एक ट्रैंकुलाइजर लेकर सो जाओ। पर प्लीज हम लोगों को कॉन्सेंट्रेट करने दो। कार्तिक ने फिर मैगी से पूछा, हम तूफान से कितनी दूर हैं? मैगी ने कार्तिक को बताया, इनका सैटेलाइट वार्निंग सिस्टम इतना अप टू द मार्क नहीं है कार्तिक सर। इन्होंने अभी थोड़ी देर पहले 1 घंटा बताया था, पर जिस स्पीड से तूफान हमारी तरफ बढ़ रहा है अगले आधे घंटे में वह हम पूरी तरह से तूफान की चपेट में आ जाएंगे। कार्तिक ने मैगी से पूछा, फुल स्पीड में अगर हम यहाँ से चले तो आइलैंड कितनी देर में पहुँच सकते हैं? मैगी ने कार्तिक को कहा, वैसे तो सर 20 मिनट का रास्ता है, पर हम फुल स्पीड से जाएं तो शायद तूफान के टकराने से पहले वहां पहुंच जाएंगे। कार्तिक ने अब सब कुछ फुली मैनुअल मोड में कर लिया था। सब कुछ कार्तिक खुद ऑपरेट कर रहा था। मैगी उसको असिस्ट कर रही थी। कार्तिक ने मैगी को कहा कि फटाफट स्टडी करें कि आइलैंड की कौन सी साइड पर यॉट को एंकर कर सकते हैं, क्योंकि कहीं भी पहुंचने से पहले ये देखना बहुत जरूरी था कि आइलैंड का वो सी साइड शालो नहीं होना चाहिए। इस वक्त जैसे समंदरी तूफान और कार्तिक में रेस लगनी शुरू हो चुकी थी। जितनी तेजी से तूफान कार्तिक की तरफ बढ़ रहा था उतनी ही तेज स्पीड से कार्तिक यॉट को आइलैंड की तरफ ले जा रहा था। कार्तिक जानता था इस स्पीड पर जाने में फ्यूल कंजम्पशन बहुत ज्यादा होने वाली है, पर अभी यह सब सोचने का टाइम नहीं था। एक के बाद एक भयानक लहरें बार बार यॉट से टकरा रही थी। कुछ नहीं पता था कि अगले ही पल क्या हो जाएगा। कार्तिक समंदर के रास्ते अपनी नई यॉट में मालदीव से इंडिया जा रहा था। पहली बार था जब वह समंदर में इस तरह खुद ड्राइव कर रहा था, और पहली ही रात उसका सामना एक भयानक तूफान से हो गया। कार्तिक ने उस तूफान से बचने के लिए अपनी यॉट इस वक्त एक ऐसा आइलैंड की तरफ मोड़ दी थी जहां पर कोई नहीं रहता था। जितनी तेजी से तूफान कार्तिक की तरफ बढ़ रहा था, कार्तिक अपनी यॉट को उतनी ही स्पीड से उस नो मेन्स आइलैंड की तरफ ले जा रहा था। समंदर की हवा ऐसी थी कि डेक पर अगर कोई खड़ा हो तो हवा उसको अपने साथ उड़ा कर ले जाए।
लहरें भी इतनी ऊंची और इतनी भयानक तरीके से यॉट की खिड़कियों से टकरा रही थी कि अगर यॉट की खिड़कियां बुलेट प्रूफ शीशे की ना बनी होती तो अब तक यॉट में पानी भर चुका होता। इतने जबरदस्त सेफ्टी मेजर्स के साथ बनी हुई थी वो 7,000 मिलियन की यॉट, फिर भी इस वक्त समंदर की लहरों के आगे सूखे पत्ते की तरह ही कांप रही थी। कार्तिक ने कॉकपिट में पायलट सीट पर खुद को सीट बेल्ट से बांधा हुआ था। अदरवाइज यॉट कंट्रोल करना उसके लिए इम्पॉसिबल हो जाती। यॉट के निचले हिस्सों में लड़कियां अपने केबिन्स में इधर से उधर तेजी से ऐसी लुढ़क रही थी जैसे लड़कियां न हो कोई बॉल हो। यॉट में लहरों के टकराने की वजह से जबरदस्त थ्रिलिंग थी। जिन लड़कियों को सी सिकनेस प्रॉब्लम नहीं थी, इतने झटकों के बाद तो उनको भी वॉमिट होनी शुरू हो गई थी। लड़कियां घबराहट के मारे चीख रही थीं, रो रही थी। उन सब को लग रहा था कि अब वह लोग पानी में डूबकर बहुत बुरी मौत मरने वाले हैं। कोई अपनी माँ को याद करके चिल्ला रही थी। कोई किस्मत को कोस रही थी कि उन्होंने यॉट के आना चुना ही क्यों। कोई चीख चीख कर भगवान को पुकार रही थी कि किसी तरह उनको कोई चमत्कार बस बचा ले। ऐसे में कविता श्रीधर हिम्मत से काम लेते हुए उन लड़कियों को काम डाउन करने की कोशिश कर रही थी। कविता ने उन लड़कियों को समझाते हुए कहा, इतना शोर मचाने से क्या होगा? हिम्मत रखो, कार्तिक सर पर भरोसा करो, वह हमें इस तूफान से जरूर निकाल कर ले जाएंगे। कविता के ग्रुप की एक लड़की ने कहा, वह कोई सुपर पावर है जो इतने बड़े तूफान को संभाल लेंगे। ऐसे तूफान से कोई भी नहीं बच सकता। एक और लड़की बोली, मैंने अपनी जिंदगी में इस तरह का तूफान फिल्मों में देखा है बस। ऐसा लग रहा है कि हमारा शिप टुकड़े टुकड़े होने वाला है। अब हम नहीं बचेंगे। डर तो कविता को भी बहुत लग रहा था। उसे भी नहीं समझ आ रहा था कि वह लड़कियों को कैसे शांत करे। कविता ने उन लड़कियों को कहा, मैं ऊपर कार्तिक सर के पास जाकर देखती हूँ कि क्या सिचुएशन है। पर तब तक तुम लोग प्लीज इतना पैनिक मत लो। अगर प्रॉब्लम आई है तो हिम्मत से ही इसका सामना करने से कुछ हल निकल सकता है। चीख पुकार मचाने से कुछ नहीं होगा। कविता जब कार्तिक के पास ऊपर जाने लगी तो रिद्धिमा ने कविता को कहा कि वह भी साथ चलती है। ऑटोमेटिक क्लोजर सिस्टम से यॉट को चारों तरफ से पूरी तरह बंद कर दिया गया था। बाहर डेक के अलावा कहीं पानी नहीं था। यॉट के अंदर तो एक बूंद भी पानी नहीं आया था। आखिर वो एक स्पेशली डिजाइन सुपर हाईटेक यॉट थी, पर समुद्री तूफान भी इतना तेज था कि यॉट बुरी तरीके से हिल रही थी। ऊपर टॉप डेक पर बने कॉकपिट तक जाने के लिए रिद्धिमा और कविता रास्ते में कम से कम 50 बार तो गिरी होंगी। ऊपर तक पहुंचने में उनको अच्छी खासी चोटें लग चुकी थी। वह जब ऊपर कॉकपिट में पहुंची तो कार्तिक उन्हें देखते ही चिल्ला दिया, तुम दोनों यहाँ पर क्यों आई हो? तुम्हें पता नहीं है क्या इतने तूफान में इस तरह ऊपर यहाँ तक आना कितना डेंजरस है? रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, नीचे सब डर रहे हैं। हमने उन्हें शांत करने के लिए कहा कि हम ऊपर सिचुएशन देखकर आते हैं। कार्तिक मुझे सही सही बताओ, हमारे बचने के क्या चांसेस हैं? कार्तिक रिद्धिमा को कुछ जवाब देता उससे पहले ही कविता ने कार्तिक को कहा, सर अगर हम कुछ हेल्प कर सके तो प्लीज हमें बताएं। मैं समझ सकती हूँ कि यह बहुत डेंजरस सिचुएशन है और इसका सामना हम सबको मिलकर ही करना होगा। कार्तिक ने गुस्से में उन दोनों को कहा, तुम दोनों कोई हेल्प नहीं कर सकते हो। कोई भी कुछ नहीं कर सकता। हमारे पास बस एक सॉल्यूशन है कि हम पास के आइलैंड पर जल्द से जल्द पहुंच जाएं। अभी कार्तिक बोल ही रहा था कि फिर से बहुत स्ट्रांग वेव्स हिट की। यॉट बिल्कुल ऐसे हो गई कि जैसे पलट ही जाएगी। यॉट ऑलमोस्ट 45 डिग्री के एंगल पर उठ चुकी थी। इस बार तो कोई ऐसा नहीं बचा था जिसकी चीखें ना निकल गई हो। बस मैगी और कार्तिक ही थे जो सबसे कामली सिचुएशन हैंडल करने की कोशिश कर रहे थे। मैगी की नज़रें लगातार नेविगेशन मॉनिटर पर बनी हुई थी। तभी राडार से सिग्नल आने लगा कि कुछ मीटर दूर ही अब लैंड है। मैगी खुशी से चिल्लाई, कार्तिक सर, हम बस उस आइलैंड पर पहुंच ही गए हैं। पर बाहर अंधेरा इतना घना था कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था।
जो बड़ी बड़ी सर्च लाइट यॉट पर लगी हुई थी, इतने भयानक आंधी तूफान बारिश में उनसे भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था कि आगे क्या हो रहा है। वह लोग यॉट के इलेक्ट्रॉनिक डिटेक्शन इक्विपमेंट्स और सैटेलाइट मैप के सहारे ही आगे बढ़ सकते थे। आगे तो ऐसा अंधेरा था जैसे वह लोग खुद ही अंधे हो चुके हो। उस निर्जन आइलैंड पर अपने यॉट को एंकर करने के अलावा उनके पास कोई चारा भी नहीं बचा था। वह आइलैंड 3 तरफ से पहाड़ों से घिरा हुआ था। सिर्फ नॉर्थ साइड ऐसी थी जिसके पर यॉट को एंकर किया जा सकता था। रडा की मदद से कार्तिक ने अपनी यॉट को उसी तरफ मोड़ दिया था। 3 तरफ से माउंटेन्स होने की वजह से तेज हवाओं का प्रेशर उस एरिया में कम हो गया था। समंदर बाकी जगह के कंपेरेटिवली वहां पर शांत था। यॉट का बुरी तरीके से हिलना धीरे धीरे कम हो रहा था। जैसे जैसे कार्तिक आगे बढ़ा सबको महसूस होने लगा कि फाइनली वह लैंड पर पहुंचने वाले हैं। रिद्धिमा और कविता नीचे लड़कियों को ये बात बताने चली गई ताकि उन लोगों को भी काम डाउन किया जा सके। ये 1 घंटे की जर्नी कार्तिक के जीवन की सबसे मुश्किल जर्नी हो गई थी। यहाँ तक कि उस यॉट पर जितने भी लोग मौजूद थे उनके लिए ये लाइफ का शायद सबसे टेरिफाइंग मोमेंट था। किनारे पर पहुंचते ही कार्तिक ने यॉट के एंकर डाउन करने के लिए इलेक्ट्रॉनिक बटन प्रेस किया। बटन प्रेस होते ही बहुत बड़े एंकर तीर की तरह समंदर को चीरते हुए लोहे की भारी चेन्स के साथ आइलैंड के आसपास की मिट्टी में गहरे तक धंसते चले गए। वो इतने पावरफुल एंकर थे कि उन्होंने यॉट को अब बिल्कुल स्टेबल कर दिया था। फाइनली यॉट अब रुक गई थी। यॉट के रुकते ही कार्तिक अपनी सीट बेल्ट खोलकर खड़ा हुआ और खुशी से चिल्लाया, यो आई डिड इट, मैंने कर दिखाया। कार्तिक ने मुड़कर कियारा को गले लगाते हुए कहा, हम सब सेफ हैं, अब सब ठीक है। कार्तिक ने उसके बाद मैगी को भी गले लगाया और कहा, थैंक्स बडी, आज तुम अगर इतने बैलेंस माइंड से साथ नहीं देती तो हम यह मौत के साथ रेस नहीं जीत पाते। कार्तिक का एप्रिसिएशन पाकर मैगी भी बहुत खुश हो गई। यॉट रुक चुका था। नीचे सब लड़कियां लंबी लंबी सांसें लेते हुए खुद को स्टेबल करने की कोशिश कर रही थी। सबकी जान में जान आई थी। आखिरकार वह लोग बच गए। वरना उन लोगों को तो यकीन हो चुका था कि आज की रात उनकी जिंदगी की आखिरी रात है। कार्तिक उसके बाद नीचे केबिन्स की तरफ गया ताकि सारी लड़कियों को हिम्मत दे सके और बता सके कि वह लोग अब बिल्कुल सेफ हैं। कार्तिक ने उन्हें नीचे आकर बताया कि वह लोग अब एक आइलैंड पर हैं और डरने की कोई बात नहीं है। रिद्धिमा ने कार्तिक को कहा, यह इतनी हाईली टेक्निकल एडवांस्ड मल्टी मिलियन यॉट डिजाइन की गई थी, उसके बाद भी हमें इतनी मुश्किल कैसे हुई? कार्तिक ने रिद्धिमा को कहा, यह इतनी एडवांस डिजाइन की गई इसलिए इसे मेरे जैसा इनएक्सपीरियंस्ड आदमी भी समंदर के ऐसे भयानक तूफान में से निकालने में कामयाब रहा। अगर कोई आम शिप होता या दूसरी यॉट, तो वो अब तक टुकड़े टुकड़े होकर इस तूफान में समंदर में बिखर चुकी होती। यह इतनी पावरफुल यॉट है, ऑलमोस्ट बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनी हुई। इसलिए इतने भयंकर तूफान में भी इसका कुछ नहीं बिगड़ा और हम लोग से सेफ बच गए। कार्तिक की बात पर सब लड़कियों ने खुशी से तालियां बजाई। कितनी लड़कियां ऐसी थी जो हाथ जोड़कर ईश्वर को याद कर रही थी, उन्हें धन्यवाद बोल रही थी। कार्तिक ने ध्यान दिया कि लड़कियों को काफी चोटें लगी थी। हालांकि कोई बड़ी इंजरी नहीं थी, पर यॉट इतनी बुरी तरीके से शेक हुआ था कि उनमें से बहुत लोग अपना बैलेंस नहीं बना पाई थी। केबिन में रखी हुई चीजों से लगातार टकराने से जगह जगह से उनके हाथ पैर छिल गए थे। कार्तिक ने कविता को कहा कि वह मेडिकल बॉक्स लेकर उन लड़कियों की मरहम पट्टी कर दे। कियारा ने कविता को याद दिलाया कि मेडिकल बॉक्स में पेन रिलीफ और स्वेलिंग की ट्यूब्स भी है, जिसको भी जरूरत हो ले सकता है। कार्तिक ने उसके बाद राधिका को कहा, राधिका तुम किचन से जाकर सबके लिए आइसक्रीम ले आओ। आइसक्रीम से इन सब का मूड स्टेबलाइज हो जाएगा और डर को ओवरकम करने में आसानी होगी। अभी वह लोग बात ही कर रहे थे कि मैगी ऊपर से भागती हुई नीचे आई और उसने कार्तिक को कहा, कार्तिक सर, ऊपर चलिए, जल्दी। कार्तिक मैगी की शक्ल देखकर समझ गया कि कुछ सीरियस बात है। कार्तिक के भी होश उड़ गए कि अब क्या हुआ।
बाकी लड़कियां जो अभी मुश्किल से शांत हुई थी अब तो उनकी हिम्मत बिल्कुल ही जवाब दे गई थी। कुछ का हाल तो बिल्कुल ऐसा हो गया जैसे चक्कर खाकर गिर ही गई है। कार्तिक तेजी से मैगी के साथ वापस कॉकपिट में आया। रडार सिग्नल दे रहा था कि थोड़ी दूर पर एक और शिप है जो तेजी से उन्हीं की यॉट की तरफ बढ़ रहा है। कार्तिक और मैगी बाकी सारे बटन तेजी से ऑपरेट कर रहे थे ताकि उस शिप की राइट पोजीशन पता कर सकें। कार्तिक का सबसे बड़ा डर यही था कि ऐसा ना हो वह लोग भी समंदर तूफान में रास्ता भटक कर इधर की तरफ बढ़ रहे हो और किसी वजह से उनकी यॉट की पोजीशनिंग ना देख पाए और दोनों में टक्कर हो जाए। मैगी और कार्तिक जिसे शिप समझ रहे थे दरअसल वो एक 30 मीटर लंबी यॉट ही थी जिसका नाम सीगल था। उस यॉट में 2 लड़के और 4 लड़कियां थी। वो 6 दोस्त मालदीव से कुछ दिन की प्लेजर सेलिंग के लिए निकले थे, पर बदकिस्मती से इस तूफान में फंस गए। वो प्राइवेट यॉट भी अच्छी खासी हाईली इक्विप्ड थी। उसमें 2 स्ट्रांग इंजन थे जो बहुत पावरफुल थे। हालांकि वो यॉट कार्तिक की यॉट जितनी मजबूत नहीं थी, पर अच्छे इंजन होने की वजह से और सेलर के हाईली एक्सपीरियंस्ड होने के कारण वो लोग तूफान में से खुद को वहां आइलैंड तक लाने में कामयाब हो गए थे। पर उस यॉट के अंदर का हाल बहुत बुरा हो चुका था। उनके लोअर कैबिन में पानी भर चुका था। उन 6 दोस्तों में जो 2 लड़के थे वो यॉट को संभालने के लिए कॉकपिट में स्ट्रगल कर रहे थे। नीचे लोअर डेक में जो 4 लड़कियां थीं, उन चारों लड़कियों की हालत का ऊपर उन दोनों लड़कों को कोई अंदाजा नहीं था। उन दोनों ने अपने लाइफ का पूरा एक्सपीरियंस और स्किल लगा दिया तब जाकर वह किसी तरीके से तूफान में से निकलकर वहां तक पहुंचे थे। उनकी यॉट के ज्यादातर नेविगेशन सिस्टम अब फेल हो चुके थे। उनका रडार भी पूरी तरह काम नहीं कर रहा था। पर उन्हें अंदाजा हो गया था कि वह लोग आइलैंड के बहुत पास हैं। उनमें से एक ने दूसरे को कहा, जतिन ये सिर्फ तेरी वजह से है यार जो आज हम बच पाए हैं। वरना आज तो हमारी मौत निश्चित थी। जतिन ने अपने उस दोस्त रवि को कहा, रवि जरा नीचे जाकर देख यार उन चारों का क्या हाल है। वह चारों ठीक तो है ना? और अभी भी हम लोग पूरी तरह से तूफान से बाहर नहीं है। अभी यह कहना बहुत जल्दबाजी है कि हम लोग बच ही गए हैं। एक बार आइलैंड पर पहुंचकर एन का काम कर जाएं, तभी हम निश्चिंत हो सकते हैं। जतिन के ये कहने के बाद रवि का चेहरा फिर से उतर गया। हवाएं बहुत तेज थी। समंदर की लहरें अभी भी आसमान छू रही थी। रवि ने जतिन को कहा, ठीक है मैं नीचे देखकर आता हूं कि क्या हाल है। रवि जब किसी तरह नीचे पहुंचा तो शॉक्ड रह गया। क्या? नीचे चारों तरफ पानी भरा हुआ था। वह जैसे जैसे आगे बढ़ा उसका दिल डूबता जा रहा था। नीचे एकदम शांति थी। उसने कई आवाजें दी पर लौटकर किसी की आवाज नहीं आई। शॉर्ट सर्किट की वजह से नीचे की लाइट भी जा चुकी थी। इमरजेंसी लाइट भी बहुत तेजी से जल बुझ रही थी। वह थोड़ा सा और आगे बढ़ा तो पानी में उसे लाल रंग दिखाई दिया। खून का रंग। रवि वहीं पर जैसे फ्रीज हो गया। रवि की रूह कांप गई। वह समझ गया कि नीचे कोई बड़ा हादसा हो चुका है। वह उसी अंधेरे में तैरता हुआ आगे बढ़ा तो उसने देखा कि सबसे पीछे वाले केबिन में जो ऑलमोस्ट डूब चुका था वह चारों लड़कियां फंसी हुई है। दरवाजा इस तरह जाम हो गया था कि वह चारों निकल नहीं पा रही थी। दरवाजे में सिर्फ एक झिर्री बराबर रास्ता था। रवि ने अपनी पूरी ताकत लगाकर जब उस दरवाजे को खोला तो ये देखकर चैन की सांस ली थी वह चारों ठीक है और अपनी लाइफ जैकेट में है। वह चारों गर्दन तक पानी के अंदर थी, बुरी तरह भीगी हुई। कांपते हुए उनकी आवाज भी नहीं निकल रही थी। रवि ने चीखते हुए पूछा, तुम लोग ठीक तो हो ना? नीचे की लाइट उड़ चुकी है, इमरजेंसी लाइट्स भी काम नहीं कर रही। तुम लोग मेरे पीछे आओ और किसी तरह से ऊपर की तरफ बढ़ने की कोशिश करो। और तुम में से किसी को चोट लगी है क्या? पानी में लाल रंग कैसे फैला हुआ है? उनमें से एक लड़की चिल्लाई, रवि, भूमि का सिर फट गया है। केबिन में वह आयरन रॉड वाली शेल्फ से टकरा गई और उसका सर फट गया। हमने किसी तरीके से एक कपड़ा उसके सर पर बांधा है पर वह बार बार बेहोश हुई जा रही है। रवि तेजी से तैरता हुआ उस लड़की भूमि की तरफ बढ़ा और सहारे से उसको स्विमिंग कराता हुआ आगे बढ़ने लगा।
रवि ने भूमि से पूछा, तुम ठीक तो हो ना? उस लड़की भूमि ने कहा, मेरी आंखें बंद हो रही है। हाथ पैर काम नहीं कर रहे। बहुत ठंड भी लग रही है। रवि ने उसको कहा, हिम्मत रखो और सोना नहीं है। अपने को जगाए रखो। हम लोग ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, पास में ही एक आइलैंड है। हम लोग वहां पर पहुंचने ही वाले हैं। वहां पहुंचते ही सब सही हो जाएगा। तुम बस थोड़ी सी हिम्मत रखो। वह लड़की रवि से बात करते करते भी बार बार बेहोश होने जैसी हो रही थी। रवि ने उसे झंझोड़ते हुए कहा, भूमि सोना नहीं है। सुन रही हो ना? आंखें खोल कर रखो। रवि को भी अब बहुत ज्यादा घबराहट हो रही थी। उनकी यॉट में तेजी से पानी भरता जा रहा था। वह जितना पानी को चीर कर आगे बढ़ने की कोशिश करता, पानी का लेवल उतनी ही तेजी से बढ़ता जा रहा था। रवि को साफ दिखाई दे रहा था कि अगर जल्दी कुछ ना किया गया तो यॉट यकीनन डूब जाएगी और साथ ही वो सब लोग भी। कार्तिक अपनी यॉट को किसी तरह समुद्री तूफान से बचाकर नो मैन्स आइलैंड पर ले आया था। उनकी यॉट से थोड़ी दूरी पर एक और यॉट भी थी जो उन्हीं की तरह तूफान से जूझकर आइलैंड की तरफ आने की कोशिश में थी। उस यॉट में 6 दोस्त थे। उनमें से एक लड़की बुरी तरह जख्मी हो गई थी। उसके बाकी दोस्त उसको लोअर डेक से किसी तरह ऊपर ले जाने की कोशिश में थे। उस लड़की का इतना खून बह चुका था कि वह बेहोश होने जैसी हो रही थी। लोअर डेक में पानी भरता जा रहा था। उस लड़की के दोस्त पैनिक थे कि अगर वह बेहोश हो गई तो उसको बचाना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और जिस स्पीड से पानी भर रहा था उसको ऊपर लेकर जाना एक चैलेंज हो गया था। वो लड़का रवि जो अपनी दोस्त भूमि को लोअर केबिन से ऊपर की तरफ ले जाने की कोशिश में था, लगातार पानी को बढ़ता देखकर रवि को कुछ याद आया। रवि ने एकदम से बाकी 3 लड़कियों से कहा, तुम जरा मिलकर भूमि को संभालो। देखो ये सोने ना पाए। मैं जरा ड्रेन पंप ऑन करता हूँ। डोंट वरी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। उन 3 लड़कियों में से एक बोली, पर रवि तुम ड्रेन पंप ऑन कैसे करोगे? यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हो चुका है, बिना बिजली के ड्रेन पंप काम कैसे करेगा? रवि ने उस लड़की को कहा, जहाँ तक मुझे पता है वह ड्रेन पंप विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी काम करता है। उसके अंदर अपना इनबिल्ट पावर बैकअप है, रुको मुझे एक बार देखने दो। रवि सही कह रहा था। शॉर्ट सर्किट होने की वजह से यॉट के उस हिस्से की पावर सप्लाई उड़ चुकी थी, पर वो यॉट भी बहुत एडवांस थी। उसका सिस्टम कुछ इस तरह से बनाया गया था कि विदाउट इलेक्ट्रिसिटी भी उसका ड्रेनेज पंप काम करता। रवि ने किसी तरह ड्रेनेज पंप वाले हिस्से में पहुंचकर उसे ऑन किया। ड्रेन पंप के स्टार्ट होते ही उस यॉट के अंदर के पानी का लेवल डाउन जाने लगा। अब उन लोगों के लिए ऊपर की तरफ बढ़ना कंपेरेटिवली आसान हो गया था। रवि उन 4 लड़कियों के साथ ऊपर तक पहुंचा। भूमि की हालत खराब होती जा रही थी। जतिन भूमि का खून देखकर खुद भी घबरा गया। जतिन ने कहा, इसको किसी तरह संभालो, हम लोग बस उस आइलैंड पर पहुंचने ही वाले हैं। पर उन लोगों को अंदाजा नहीं था कि उनकी यॉट में 3 तरफ से बहुत तेजी से पानी भरता जा रहा है, और पानी का प्रेशर इतना तेज था कि ड्रेन पंप भी पानी की स्पीड के आगे कुछ नहीं कर पा रहा था। उधर कार्तिक और मैगी अपने मॉनिटर्स के साथ स्ट्रगल कर रहे थे कि सामने वाले शिप की एग्जैक्ट पोजीशन पता कर पाए। डिस्टेंस कम होते जाने की वजह से अब कुछ क्लैरिटी आ गई थी। मैगी ने कार्तिक को बताया, कार्तिक सर, यह कोई बड़ा शिप नहीं है बल्कि एक छोटी यॉट ही है, पर लगता है उन लोगों के साथ कुछ दिक्कत हो गई है। अभी तक तो ये लोग बहुत तेजी से इधर की तरफ बढ़ रहे थे, पर अब ये समंदर में रुक गए हैं। मुझे लगता है इनके यॉट के सिस्टम ने काम करना बंद कर दिया है। कार्तिक ने कुछ देर सोचा और फिर इमरजेंसी माइक निकालकर उसका फुल वॉल्यूम किया। कार्तिक बाहर डेक जाकर जोर जोर से उस माइक पर चिल्लाने लगा, आप लोग हमें सुन पा रहे हैं? हम आपसे थोड़ी दूरी पर ही है। आप लोग किस हालत में हैं? प्लीज रिप्लाई कीजिए। कार्तिक ने बहुत बार यह रिपीट किया, पर दूसरी तरफ से बिल्कुल शांति छाई रही। कोई आवाज, कोई जवाब नहीं आया। हालांकि समंदर में उस तरफ तूफान का इम्पैक्ट बहुत कम था, फिर भी हवा बहुत तेज थी। हो सकता है एयर कट की वजह से कार्तिक की आवाज उन तक ना पहुंच रही हो।
उधर नीचे सब लड़कियों को टेंशन हो रही थी कि अचानक से कार्तिक मैगी के साथ ऊपर क्यों भागा है। रिद्धिमा भी पीछे पीछे यही देखने आए। क्या हुआ, तुम लोग एकदम नीचे से ऊपर आए? सब नीचे बहुत पैनिक हैं। कार्तिक ने कहा, डरने की कोई बात नहीं है, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर थोड़ी दूरी पर एक यॉट दिखाई दे रही है, मुझे लगता है वो लोग परेशानी में है। रिद्धिमा ने जब देखा कि कोई और हॉट है जो समंदर में फंसी हुई है और शायद उन्हें मदद की ज़रूरत है, तो वह समझ गई कि कम से कम उन लोगों को तो कोई खतरा नहीं है। रिद्धिमा वापस उतरकर यह बात लड़कियों को बताने गई, ताकि वह लोग खुद को संभाल सके और फिर से पैनिक क्रिएट ना हो। रिद्धिमा जब नीचे आए तब कियारा ने रिद्धिमा को कहा, मैंने कॉफ़ी बनाई है। इतने सारे टेंशन में मैगी और कार्तिक भी बहुत ड्रेन आउट हो गए होंगे, उन्हें ये देकर आती हूँ। रिद्धिमा ने कियारा से कॉफ़ी मग लेते हुए कहा, तुमको काफ़ी चोट आई है, तुम यहीं रुको, मैं ये कॉफ़ी पकड़ा कर आती हूँ। रिद्धिमा कार्तिक और मैगी के लिए गर्म कॉफ़ी लेकर ऊपर पहुंची। रिद्धिमा ने उन्हें कॉफ़ी देते हुए कहा, जब बिजली चमकती है तो दूर से वो यॉट सफ़ेद छोटी पहाड़ी जैसी दिखाई देती है। मैंने सुना है इस तरह के तूफानों में जो शिप किसी जमाने में डूब गए होते हैं वह भी पानी के ऊपर तैरते दिखाई देते हैं। कहीं ये यॉट कोई पुराने समय में डूबी हुई ऐसी ही भूतिया शिप तो नहीं है। उद्धरण चिन्ह। कार्तिक उसकी बात पर जोर से हंस दिया, क्या यार कुछ भी बोलती हो तुम? कोई भूत नहीं है, पर वह लोग किसी दिक्कत में जरूर है, हमें उनकी मदद करनी चाहिए। मैगी ने कार्तिक को कहा, सर शायद उन्होंने अभी तक हमें देखा ही नहीं है। मैं एक काम करती हूँ, यहाँ पर इमरजेंसी सिग्नल देने के लिए कुछ अरेंजमेंट किए गए हैं, मैं वही सिग्नल लिट करती हूँ। शायद वह लोग स्पेशल सिग्नल लैंग्वेज देखकर समझ जाएं कि हम यहाँ पर हैं। कार्तिक ने मैगी को कहा, ठीक है, जल्दी सिग्नल भेजो। मैगी ने वहां रखे इलेक्ट्रॉनिक सिग्नल इक्विपमेंट को ऑन किया। उसे ऑन करते ही उनकी यॉट के ऊपर आसमान में रोशनी के बड़े बड़े पटाखे फूटने लगे। कार्तिक और मैगी अब बस इंतजार ही कर सकते थे कि वह लोग वहां से कोई सिग्नल दे ताकि पता चल सके कि उनकी कंडीशन क्या है। रिद्धिमा ने कहा, पर जिस तरह हमें उनकी पोजीशन पता चली, उनको हमारी पता कैसे नहीं चल रही? कार्तिक ने रिद्धिमा को बताया, उनका रडार सिस्टम यकीनन फेल हो चुका है। फिर हमारे पास पावरफुल लेंस हैं जो हम उनको क्लियर यहां से देख पा रहे हैं। हमारे मॉनिटर्स की रेंज जबरदस्त है और बहुत टेक्नोलॉजिकली यह यॉट बहुत एडवांस है। उनकी यॉट या तो बहुत पुरानी है या फिर इतनी हाईली एडवांस नहीं है। कार्तिक का अंदाजा बिल्कुल ठीक था। सीगल का रडार और कम्युनिकेशन डिवाइस टूट गया था। उनको पता ही नहीं चल रहा था कि वह आइलैंड से कितनी दूर है या उनके पास कोई और यॉट भी है। एक तो वह लोग डिस्टेंस पर थे और बाहर बहुत जबरदस्त बारिश भी हो रही थी, इस वजह से उनको मैगी का भेजा हुआ लाइट सिग्नल तक भी नजर नहीं आया। दूर से थोड़ी बहुत रोशनी चमकी भी उन्होंने उसे बारिश में चमकने वाली बिजली ही समझा। वो लोग अब पैनिक होते जा रहे थे। उनकी यॉट में तेजी से पानी भर रहा था। उनकी यॉट अंधेरे में डूब चुकी थी। सारी लाइटें बंद हो गई थी। टॉर्च की रोशनी में जतिन किसी तरह से मैप स्टडी कर रहा था ताकि देख सके कि वह लोग आइलैंड से कितनी दूर हैं। जतिन ने रवि को कहा, रवि हम सिर्फ एक ही तरफ से आइलैंड में एंट्री कर सकते हैं, बाकी तीनों तरफ पहाड़ है। हमारी यॉट अगर उनसे टकराई तो यॉट के टुकड़े हो जाएंगे। उधर मैगी और कार्तिक मॉनिटर पर नजरें गड़ाए बैठे थे। धीरे धीरे उनको सामने वो सफ़ेद धब्बा भी दिखना बंद हो चुका था। उस यॉट की सारी लाइट बंद हो ही चुकी थी। मैगी ने रडार की तरफ देखा और चौंकते हुए कहा, ये लोग अपोजिट साइड में क्यों जा रहे हैं? ये उस तरफ गए तो यकीनन बड़ी चट्टानों से टकरा जाएंगे। कार्तिक ने मैगी को बोला, उनके रडार बंद हो चुके होंगे। समंदर में दिशाभ्रम बहुत जल्दी होता है और ऐसे हालातों में तो कोई भी रास्ता भटक जाए। जतिन ने मैप अच्छे से देख लिया था, वह खुद भी यॉट को कार्तिक की यॉट की डायरेक्शन में ही ले जाने की कोशिश कर रहा था। पर वाटर कर्ट इस तरह और इतना तेज था कि उससे यॉट संभल रही थी। वैसे भी यॉट के सारे फंक्शन अब काम करना बंद कर चुके थे।
समंदर की लहरों के वेग से ही अपने आप यॉट दूसरी तरफ तेजी से बढ़ने लगी। जतिन ने बहुत कोशिश की पर नहीं रोक पाया। मैगी को बोला कार्तिक, सर ये लोग बच नहीं सकेंगे। वहां बड़ी चट्टानें हैं। लहरों का प्रेशर इतना तेज है कि यॉट उनसे टकरा कर टूट जाएगी। कार्तिक ने मैगी को कहा, तुम्हारी बात ठीक है पर हम कुछ नहीं कर सकते। इस तरह की वेदर में किसी भी तरह की वार्निंग देना यूजलेस है। सारी आवाजें और रोशनी हवा में गुम होकर रह जाएंगी। हम सिर्फ उनके लिए प्रार्थना कर सकते हैं कि कुछ ऐसा हो और वह लोग इधर की तरफ वापस लौटे। अब कॉकपिट में कुछ और लड़कियां भी आ गई थी। सब ईश्वर से प्रार्थना करने लगी कि उस यॉट में जो लोग भी हैं वह सेफली बच जाएं। पर उन लोगों के साथ तो आज कुछ और ही होना लिखा था। अचानक उधर बहुत तेज बिजली चमकी। लहरों ने एक बार फिर से भयानक उछाल लिया। जतिन, रवि और बाकी लड़कियां कुछ समझ पाती, इससे पहले ही उनकी यॉट एक बहुत बड़ी चट्टान से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि यॉट के बीच में से दो टुकड़े हो गए। एक टुकड़ा बिल्कुल 90 डिग्री के कोण पर जाकर तेजी से समंदर में धंसने लगा। उस तेज झटके से जतिन भी समंदर में जा गिरा। रवि और बाकी चारों लड़कियों ने लाइफ जैकेट पहनी हुई थी और रवि अब तक सबको एक साथ रस्सियों से बांध चुका था। जतिन ने भी टाइमली खुद की कमर पर रस्सी लपेटी हुई थी तो समंदर में गिरने के साथ ही वो उस रस्सी को पकड़े पकड़े वापस यॉट की तरफ तेजी से तैरने लगा। उन सबको को यही लग रहा था कि अब वह बच नहीं सकते। जतिन जब वापस यॉट के आधे टूट गए हिस्से पर पहुंचा तो रवि और चारों लड़कियां लाइफ बोट खोलने की कोशिश में लगे हुए थे। पर वह लाइफ बोट को खोल पाते इससे पहले ही चट्टान का टुकड़ा बहुत तेजी से उड़ता हुआ आया और कोई कुछ समझता उससे पहले ही रवि के सिर से टकरा गया। खून का फव्वारा छूटा और रवि एकदम ही होश खो बैठा। सब अब डर से कांप रहे थे। लड़कियां बुरी तरह चिल्ला रही थी। जतिन ने कहा, ऐसे घबराओ मत, हम बच सकते हैं। अभी भी हम बच सकते हैं। लाइफ बोट खोलने में मदद करो। लड़कियों ने किसी तरीके से हौसला रखते हुए लाइफ बोट खोल लिया था और जैसे ही दूसरा टुकड़ा भी डूबने वाला था, उस आखिरी सेकंड में वह लोग लाइफ बोट उतारने में कामयाब हो गए, पर लड़कियां अब बुरी तरह रो रही थी। एक ने कहा, हम यहाँ मर जाएंगे, हम कैसे भी बच नहीं सकेंगे। जतिन ने उन्हें बोला, हिम्मत मत हारो, यहाँ पर पास में एक आइलैंड है, हमें बस किसी तरह उस तक पहुँचना है। दूसरी लड़की ने कहा, हम उस आइलैंड तक पहुंच भी गए तो क्या होगा, वह नो मीन्स आइलैंड है, वहां कुछ भी नहीं होगा, न खाने को न रहने को, हम वहां वैसे भी मर जाएंगे, कितने दिन जिंदा रह पाएंगे ऐसी जगह, हमारा मरना अब तय है। जतिन ने उस लड़के को हौसला देते हुए कहा, अभी यह सब मत सोचो और अपनी ड्रेस में से एक टुकड़ा कपड़े का फाड़कर रवि के माथे पर बांधो, उसके सिर से खून तेजी से बह रहा है। उस लड़की ने अपनी शर्ट की स्लीव फाड़कर रवि के माथे पर पट्टी बांध दी। ऊपर से तेज बारिश हो रही थी, नीचे लहरें भयानक से भयानक होती जा रही थी। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि उनके साथ क्या होगा। जतिन को अंदाजा था कि किस तरफ से उस आइलैंड में एंट्री करना है। वह अपनी पूरी कोशिश कर रहा था कि वह लाइफ बोट को किसी तरह उसी तरफ ले जा सके, पर लहरों के आगे उसका बस नहीं चल रहा था। उधर मैगी और कार्तिक ने देखा कि रडार पर से सिग्नल लॉस्ट हो गया है। वह दोनों समझ गए कि उनकी यॉट अब डूब चुकी है। मैगी ने बुझे हुए दिल से कार्तिक को कहा, क्या हम उन्हें बचाने की एक कोशिश नहीं कर सकते? कार्तिक ने मैगी को बोला, मैगी अगर मैं अकेला होता तो अब तक अपनी यॉट को उस तरफ ले गया होता, पर मेरे साथ इतने सारे लोग और भी हैं, मैं उनकी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अगर हम अपनी यॉट को वहां ले जाकर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं तो यकीनन हमारा अंत भी उनके जैसा होगा। उस एरिया में चक्रवात बन रहा है, हम लोग वहां पर यॉट कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रिद्धिमा ने कार्तिक से पूछा, तो क्या उन लोगों को बचाने का कोई तरीका नहीं है? हो सकता है अभी तक वह लोग तैर रहे हो और समंदर में डूबे नहीं हो। अगर हम टाइमली उन तक पहुंच गए तो उन्हें बचा सकेंगे। कार्तिक ने रिद्धिमा की बात पर कुछ देर सोचा और फिर मैगी को कहा, मैगी इसकी इंस्ट्रक्शन गाइड में चेक करो कि हम सेफ्टी के साथ यॉट को कितना आगे तक ले जा सकते हैं।
मैगी ने नेविगेशन सिस्टम और मैप स्टडी करते हुए कहा। हम 1 किलोमीटर का रिस्क ले सकते हैं सर, कार्तिक ने मैगी को कहा। तो फिर हम ये रिस्क लेंगे। ऐसा करो, एंकर उठाना नहीं। मुझे जहां तक पता है इस एंकर के चेन बहुत लंबे और हैवी हैं। एंकर मिट्टी में धंसे हुए हैं। यॉट मूव करेगा तो वह एंकर यॉट को बहुत तेजी से ड्रैग नहीं होने देंगे। इस तरीके से हम लोग समंदर की लहरों का सामना बेहतर तरीके से कर पाएंगे। आधे किलोमीटर तक तो हम एंकर के साथ ही उस तरफ मूव कर सकते हैं। स्लोली और स्टडी देखते हैं इस तरीके से हम कितनी आगे तक पहुंच सकते हैं। उसके बाद का डिसीजन वही पहुंच कर लेंगे। मैगी ने हाँ में सिर हिलाते हुए एक बार इंजन फिर से स्टार्ट किए। उधर उस लाइफ बोट में 2 लोग बेहोश थे और 4 लोग जिंदगी और मौत का सामना करते हुए जूझ रहे थे। उनको लग रहा था कि अब वो बचेंगे नहीं। एक लड़की ने जतिन को बोला, जतिन, भूमि और रवि दोनों बेहोश हो चुके हैं। दोनों का खून बहुत जा चुका है। उस आइलैंड पर पहुंचकर भी हम क्या कर लेंगे? इनको ट्रीटमेंट नहीं मिलेगा, हमें कोई मदद नहीं मिलेगी। हम लोग अब बहुत बुरी मौत मारे जाएंगे। जतिन ने उस लड़की को कहा, ऐसे हिम्मत मत हारो। मेरी गट फीलिंग कहती है कि हमें कोई ना कोई मदद जरूर मिलेगी। कुछ तो चमत्कार जरूर होगा। जतिन अभी उस लड़की को समझा ही रहा था कि उसे एक बहुत ही तेज आवाज सुनाई दी। वह बुरी तरह चौंका। जतिन ने उन लड़कियों से पूछा, मैंने अभी एक तेज आवाज सुनी। तुमने भी कोई आवाज सुनी क्या? तीनों लड़कियों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर जतिन को कहा, हमने तो कोई आवाज नहीं सुनी। हमें तो सिर्फ समंदर का शोर सुनाई दे रहा है। मौत का शोर। कार्तिक जिस सी रूट से मालदीव से वापस इंडिया जा रहा था उस पर उसका सामना एक भयानक तूफान से हो गया। कार्तिक तो अपनी हाईली एडवांस यॉट की वजह से रास्ते में पड़ने वाले एक आइलैंड तक पहुंच गया और उस तूफान से बच गया। पर एक और यॉट भी थी जो उस तूफान को नहीं सह सकी। समंदर में एक चट्टान से टकराकर उस यॉट के 2 टुकड़े हो चुके थे। उस यॉट में जो 6 लोग थे वो यॉट के डूबने के बाद अब लाइफ बोट में थे और जिंदगी और मौत से जूझ रहे थे। उनमें से 2 लोग बुरी तरह घायल होकर बेहोश चुके थे। बाकी 4 को भी जिंदगी की उम्मीद अब कम होती दिख रही थी कि तभी सन्नाटे को चीरकर एक सीटी की आवाज सुनाई दी। लाइफ बोट में 4 लड़के और 2 लड़कियां थी। एक लड़का बेहोश हो चुका था और दूसरा लड़का जतिन बहुत हिम्मत से काम लेते हुए लाइफ बोट को आइलैंड की तरफ ले जाने की कोशिश कर रहा था। पर समंदर की लहरें उनकी लाइफ बोट को उल्टी डायरेक्शन में फेंक रही थी। जिंदगी की उम्मीद टूट ही रही थी जब उसे एक आवाज सुनाई दी। वो एकदम से चिल्लाया, तुमने सीटी की आवाज सुनी? बाकी लड़कियों ने कहा, हमें कुछ नहीं सुनाई दिया, सिर्फ लहरों का शोर सुनाई दे रहा है। जतिन ने ध्यान से सुनने की कोशिश की, उसे सीटी की आवाज फिर से सुनाई दी। इस बार सीटी की आवाज बाकी लड़कियों ने भी सुनी। उनमें से एक लड़की खुशी से चिल्लाती हुई बोली, ये तो चमत्कार हो गया। यानी हमारे आसपास कोई शिप है जो हमें बचा सकता है। इस बार सीटी की आवाज इतनी तेज थी कि सबको साफ सुनाई दी। जिधर से सीटी की आवाज आ रही थी जतिन और बाकी लड़कियां अपनी पूरी हिम्मत से अब लाइफ बोट को उसी डायरेक्शन में ले जाने की कोशिश करने लगे। उधर से कार्तिक भी उनकी तरफ बढ़ रहा था। उसने अपनी यॉट की हाई बीम लाइट ऑन कर रखी थी। सबसे टॉप पर लगी सर्च लाइट भी चारों तरफ तेजी से घूम रही थी। उसकी सर्च लाइट्स बहुत हाई पावर थी और इतनी हाई पावर लाइट और सीटी की आवाज अब और लड़कियों को भी दिखाई सुनाई देने लग गई थी। जतिन ने खुशी के मारे लड़कियों से कहा, देखो तुम्हारे पीछे एक सर्वाइवर बॉक्स जरूर होगा, उसमें सिग्नल गन होगी, जल्दी देखो। हर लाइफ बोट में एक सर्वाइवर बॉक्स होता है जिसमें कुछ खाना पानी और दवाएं होती हैं और एक सिग्नल गन फायरवर्क्स भी होते हैं। उन लोगों ने तेजी से वह सर्वाइवर बॉक्स ढूंढा और उसमें से गन निकालकर आसमान की तरफ मुंह कर ट्रिगर दबा दिया। एक ऑरेंज कलर की रोशनी की लकीर तेजी से अंधेरे को चीरती हुई आसमान की तरफ गई। ये लाइट कार्तिक ने भी देख ली। कार्तिक ने भी रिस्पांस में फौरन उनकी तरफ लाइट सिग्नल फेंका। लाइफ बोट में बैठी तीनों लड़कियां खुशी के मारे रोने लग गई।
उनको यकीन नहीं आ रहा था कि कोई उनको बचाने के लिए उनके पास आ रहा है। कार्तिक ने अपनी यॉट अब उनकी तरफ बढ़ानी शुरू की। समंदर कंपेरेटिवली अब शांत भी होने लग गया था। वह लोग भी अपनी पूरी ताकत से लाइफ बोट को कार्तिक की यॉट की डायरेक्शन में ले जा रहे थे कि अचानक जाने कहां से समंदर में बहुत ऊंची लहर उठी और उनकी लाइफ बोट पलट गई। कार्तिक और मैगी जो बस अब उस लाइफ बोट से 50 मीटर की दूरी पर थे, ये देखकर हक्के बक्के रह गए। दोपहर का 1 बज रहा था जब जतिन और रवि की एक साथ आंख खुली। तेज रोशनी देखकर दोनों की आंखें चौंधिया गई। धीरे धीरे दोनों ने आंखें खोली। जतिन बहुत हैरानी से देख रहा था कि वह कहाँ है। रवि को तो जैसे सदमा लगा हो। वो ऐसे भौचक्का था। वह जिस कमरे में थे वो सुपर लग्जरियस कमरा था, जैसे किसी आलीशान महल का कमरा। नींद खुली तो पास में कहीं से बहुत सारी लड़कियों के हंसने खिलखिलाने की आवाज आई। वह दोनों अपने बिस्तर से उठकर उस कमरे से बाहर आए तो देखा वो किसी सुपर लग्जरी यॉट पर हैं। सामने लोअर डेक वाले एरिया में बहुत सारी लड़कियां वॉलीबॉल खेल रही थीं। कुछ लड़कियां यूं ही डेक पर हंसती खिलखिलाती घूम रही थी, कुछ धूप में लेटी थी। सामने गहरा नीला समुद्र था। रात को जो समंदर इतना भयानक दिखाई दे रहा था इस वक्त ऐसे शांत है जैसे कभी कोई तूफान आया ही नहीं। रवि ने अपनी आंखें मलते हुए जतिन को कहा, यार हम दोनों मर चुके हैं क्या? मुझे तो लग रहा हम मर के स्वर्ग लोक में पहुंच गए हैं। मुझे पता होता स्वर्ग में इतनी सारी अप्सराएं मिलने वाली है तो यार मैं तो पहले ही मर जाता। ये तो गजब ही नजारा है। रवि की बात सुनकर जतिन जोर से हंस दिया। उसने रवि को कहा, मरे नहीं है बे, बच गए हैं। रात हमें इस यॉट के लोगों ने रेस्क्यू किया है। बहुत मुश्किल से हम लोग बचे हैं। अब मरने की बात मत कर। रवि ने हैरान होते हुए जतिन से पूछा, अच्छा, इस यॉट के लोगों ने बचाया? पर यार यह यॉट थोड़ी है, ये तो महल है। किसका है यह महल? जतिन ने रवि को कहा, ये तो मुझे भी नहीं पता कि किसका है। बहुत मुश्किल से लाइफ बोट से हम इस यॉट तक पहुंचे और जरा ही दूर थे कि फिर एक चट्टान से टकरा गए। मुझे उसके बाद कुछ भी याद नहीं है। शायद लाइफ बोट पलट गई थी। तब हम इस यॉट से मुश्किल से 50 मीटर की दूरी पर थे। इन लोगों ने हमारी लाइफ बोट को पलटते हुए देख लिया था। उसके बाद इन्होंने ही हमको बचाया होगा। पता नहीं भूमि और बाकी लड़कियां सब कैसी हैं। वो सब भी बिल्कुल ठीक हैं। फिक्र मत करो। पीछे से आवाज आई तो जतिन और रवि एकदम से पलटे। पीछे कार्तिक खड़ा था। कार्तिक ने अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहा, मैं पहले भी 2 बार होकर गया, पर आप दोनों सोए हुए थे, फिर मैंने डिस्टर्ब नहीं किया। जतिन ने आगे बढ़कर कार्तिक की तरफ हाथ बढ़ाया। हेलो सर, थैंक यू सो मच। कल आप लोग मदद नहीं करते तो हम सब यकीनन मर चुके होते। कार्तिक ने जतिन को कहा, सर नहीं, कार्तिक कहिए। जतिन ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को बोला, मेरा नाम जतिन है। हम सब दोस्त समंदर में 2-3 दिन यूं ही घूमने निकले थे। पता नहीं था कि इस तरह के तूफान से सामना हो जाएगा। कार्तिक ने जतिन को कहा, मैं भी मालदीव से इंडिया जा रहा हूं। मेरा भी समंदर में पहला ही दिन था। मुझे भी अंदाजा नहीं था कि हम ऐसे भयानक तूफान में फंस जाएंगे। जतिन ने कार्तिक से कहा, हमारा मिलना शायद इसी तरह समुद्री तूफान में लिखा था। जतिन की बात पर कार्तिक हंस दिया। रवि चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। कार्तिक ने रवि से पूछा, अब आप कैसा महसूस कर रहे हैं? आपको काफी चोट आई है? रवि ने कार्तिक को बोला, अभी तो ठीक लग रहा है, बस सिर भारी है। कार्तिक ने रवि को कहा, आपके सिर पर गहरा घाव है। आपकी एक दोस्त भी काफी जख्मी थी। पर हमारे पास सारे मेडिकल इक्विपमेंट्स थे, फैसिलिटीज थी, तो जितना हमें समझ आया हमने मैनेज करने की कोशिश की है। बाकी प्रॉपर ड्रेसिंग तो आपकी बाद में किसी प्रोफेशनल डॉक्टर के पास जाकर ही हो पाएगी। आपका और आपकी साथ जो लड़की है उसका घाव इतना गहरा था कि स्टिच करना जरूरी था। यॉट पर मेरी एक फ्रेंड है मैगी, उसने इमरजेंसी सर्कमस्टेंसेस से डील करने की मेडिकल ट्रेनिंग ली हुई है। उससे जितना हो सका उसने आपके दोनों के घाव स्टिच कर दिए हैं। आप दोनों को पेन किलर इंजेक्शन भी दिया हुआ है, इसलिए आपको ज्यादा पेन पता नहीं चल रहा।
रवि ने महसूस किया कि उसके सर पर तेज खिंचाव है। सामने लगे शीशे में देखा तो माथे पर अच्छी खासी पट्टी बंधी हुई थी। रवि ने कार्तिक को कहा, थैंक यू सो मच मिस्टर कार्तिक, आप सच में एक सुपरमैन की तरह हमें बचाने आए, वरना हम लोगों ने तो जिंदगी की उम्मीद ही छोड़ दी थी। जतिन ने कार्तिक को कहा, कल रात का तूफान बहुत भयानक था। आपकी यॉट काफी बड़ी है और बहुत शानदार भी, शायद इसलिए उस तूफान को झेल पाई। मेरी यॉट के तो चट्टान से टकराकर 2 टुकड़े हो गए। कार्तिक ने जतिन को कहा, मुझे अफसोस है, मैंने देखी आपकी यॉट की हालत। दरअसल मेरी यॉट तो मैंने अभी परसों ही खरीदी थी, मालदीव्स में जो यॉट एक्सिबिशन लगी थी वहीं से। वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी ने इसको उसी दिन मार्केट में लॉन्च किया था। एग्जीबिशन में वह इसे शोकेस करने लाए थे। मुझे पसंद आ गई तो मैंने खरीद ली। इसमें वर्ल्ड के बेस्ट रडार, नेविगेशन सिस्टम, सेफ्टी मेजर्स हैं। समंदर में ये फर्स्ट टाइम था। मुझे तो कोई सेलिंग का कोई एक्सपीरियंस भी नहीं है। अगर यह यॉट टेक्नोलॉजी वाइज इतनी एडवांस ना होती हम भी सब मर गए होते। मेरे साथ तो 20 लड़कियां और भी हैं। इन सब की जिम्मेदारी मुझ पर थी, पर चलिए आखिर रात गुजर गई। जतिन ने मुस्कुराते हुए कार्तिक को कहा, ओह अच्छा, तो ये वही यॉट है। दरअसल ये कॉन्सेप्ट शेप वेनिस शिप बिल्डिंग कंपनी ने कुछ साल पहले अनाउंस किया था। मार्केट में क्लेम किया था कि वह ऐसा कुछ बनाने वाले हैं जो एग्जिस्टिंग यॉट डेफिनेशन को पूरी तरह से बदल देगा। इस यॉट का डिज़ाइन अमेजिंग है। मुझे इसकी डिटेल्स मालूम है। मैं जानता था कि यह रिसेंटली इंट्रोड्यूस होने वाली है, पर इतनी जल्दी इस मास्टरपीस में मुझे भी होने का मौका मिलेगा, ऐसा तो मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कार्तिक जतिन की बात पर मुस्कुरा दिया। कार्तिक को ये देखकर खुशी हुई कि जतिन यॉट के बारे में इतनी ज़्यादा नॉलेज रखता है। कार्तिक समझ गया कि जतिन भी जरूर किसी अच्छे परिवार से ही है। कार्तिक ने जतिन को कहा, आपके साथ जो लड़कियां थी, समंदर में बहुत देर भीगी रहने की वजह से सबको थोड़ा बहुत इन्फेक्शन हो गया है। एक तो काफ़ी चोट आई है, बाकी 2 के पेट में भी बहुत पानी चला गया था। हमने उनको इंजेक्शन दिए हुए हैं। वह शायद अभी भी सो ही रही होंगी। अगर आप ठीक महसूस कर रहे हैं तो चलिए अपर डेक पर चलते हैं। जतिन और रवि कार्तिक के साथ अपर डेक पर आ गए। ऊपर एक बहुत खूबसूरत सनशेड लगा हुआ था। क्लासी टेबल पर एक शानदार टी पॉट रखा था और बेहद खूबसूरत चाय के कप भी। कार्तिक ने जब टी पॉट से उन दोनों कपों में चाय डाली तो रवि बहुत हैरानी से उस टी पॉट को देख रहा था। कार्तिक ने रवि से पूछा, क्या हुआ दोस्त, ऐसे क्या देख रहे हो? रवि ने कार्तिक को बोला, होम फर्निशिंग में मेरी गहरी रुचि है। जो टी पॉट आप यूज़ कर रहे हैं ये लिमिटेड एडिशन टी पॉट है, बहुत ही एक्सक्लूसिव। मिस्टर कार्तिक, मुझे आपके टेस्ट की तारीफ करनी पड़ेगी। कार्तिक हंसते हुए बोला, टेस्ट की तारीफ आप चाय पी के कीजिएगा। रवि और जतिन कार्तिक के दोस्ताना व्यवहार पर बहुत खुश थे। रवि ने कार्तिक को कहा, सर आपका ये टी पॉट ही मिलियंस में है। मैं सोच भी नहीं पा रहा कि फिर यह यॉट कितने की होगी। कार्तिक कुछ बोलता इससे पहले ही जतिन ने कहा, 7,000 मिलियन की। रवि, जिसने अभी चाय का पहला सिप ही लिया था, उसके मुंह से फुर करके चाय बाहर आ गई और वह एकदम से बोला, 7,000 मिलियन। जतिन हमेशा से यॉट्स के एस्थेटिक में बहुत इंटरेस्टेड रहा है। वह टाइम टाइम पर समंदर में इस तरह के एडवेंचर्स पर पहले भी निकला है। यॉट्स, शिप्स के मामले में उसका एक्सपीरियंस बहुत कमाल का है। उसे समंदर में लंबी यात्राओं का बहुत एक्सपीरियंस है। मार्केट में आने वाली हर नई वेसल पर उसकी नज़र हमेशा से रही है। अब तक जतिन और कार्तिक भी समझ चुके थे कि वह किसी सुपर डुपर रिच के साथ हैं। वो दोनों सोच रहे थे, एक आदमी, उसके साथ 20 लड़कियां, 7,000 मिलियन की यॉट, क्या चीज होगा ये बंदा। उद्धरण चिन्ह। जतिन भी किसी आम परिवार से नहीं था। पिछली 3 पुश्तों से उसकी फैमिली का पूरे मालदीव्स में बहुत नाम रहा है। वो लोग मीडिया और सिनेमा इंडस्ट्री के किंग है। बल्कि यह कहना चाहिए कि पूरी कंट्री पर उनकी मीडिया मोनोपोली है। बहुत सारे चैनल्स के वह मालिक हैं। मालदीव्स के तो सारे ही सिनेमा घर उनके हैं, पर ऑल ओवर वर्ल्ड भी उनके सिनेमा हॉल्स और मीडिया हाउस ऑपरेट होते हैं।
7,000 मिलियन की यॉट खरीद तो वह लोग भी सकते थे, पर वह यकीनन फैमिली में सिर्फ एक मेंबर की नहीं हो सकती थी। जतिन ये बात समझ रहा था कि जो आदमी पर्सनल यूज के लिए 7,000 मिलियन की यॉट खरीद लें, वह यकीनन वर्ल्ड के टॉप रिच लोगों में से एक है। जतिन ने कार्तिक को बोला, मिस्टर कार्तिक, मैं कल रात के लिए आपको जितना शुक्रिया कहूं उतना कम है। समंदर में मैंने बहुत समय बिताया है। ऐसा तूफान मैंने भी पहली बार देखा। मैं जानता हूं कि आप आउट ऑफ द वे आकर हमें बचाने आए। आप रिवर्स डायरेक्शन में हमारी तरफ बढ़ रहे थे। यकीनन सिर्फ हमें बचाने के लिए आपने ऑफ रूट लिया। मैं समझ सकता हूं कि इसमें आपके साथ आपके पूरे ग्रुप की जान जा सकती थी, फिर भी आप लोगों ने हमारी जान बचाने के लिए ये रिस्क लिया। आजकल के टाइम में कोई किसी के लिए इतना नहीं करता। मेरी जिंदगी आज से आपका दिया कर्ज है। ज्यादा बड़े बोल तो नहीं बोलूंगा, पर लाइफ में कभी भी आप मुझे आवाज देंगे तो हमेशा अपने साथ खड़ा पाएंगे। जतिन की बात सुनकर कार्तिक मुस्कुरा दिया। जतिन से मिलकर कार्तिक को भी अच्छा लग रहा था। इतना तो कार्तिक भी जतिन के बोलने बैठने के अंदाज से समझ गया था कि जतिन किसी अच्छी फैमिली से है। और जिस तरह रवि ने भी वो टीपॉट पहचान लिया कि उसकी वर्थ मिलियन है, ये साफ था कि वह लोग भी अच्छी रिच क्लास से ही बिलोंग करते हैं। जतिन ये बात भी बिल्कुल ठीक कह रहा था कि कार्तिक ने कल रात ना सिर्फ आउट ऑफ वे जाकर उनकी मदद की, बल्कि लास्ट में जब उनकी लाइफ पोर्ट पलट गई तब कार्तिक और मैगी ने उन्हें बचाने के लिए जान की बाजी लगा दी। दोनों अपनी कमर पर रस्सियां बांधकर समंदर में उतरे और उन लोगों को खींचकर यॉट पर चढ़ाया। कार्तिक और मैगी दोनों का बहुत बड़ा इम्तिहान हो गया था। एक गलती उन दोनों की भी जान ले सकती थी, पर आखिरी मौके पर उन दोनों ने ये डिसाइड किया कि अपनी आंखों के आगे इन लोगों को मरता हुआ नहीं देख सकते। जतिन ने रवि को कहा, रवि, हमारी लाइफ बोट पलट गई थी। हम में से किसी को उसके बाद होश नहीं रहा। यकीनन मिस्टर कार्तिक समंदर में खुद उतरे हैं और हमें खींचकर अपनी यॉट तक लाए हैं, तभी हम बच पाए हैं। कार्तिक अभी भी मुस्कुराता हुआ उनकी बात सुनता रहा। कार्तिक को मैगी पर भी बहुत गर्व हो रहा था। मैगी के बिना कार्तिक ये सब अकेले कर ही नहीं सकता था। और असली में जान तो उनकी मैगी ने बचाई थी। कल रात मैगी का मेडिकल फील्ड में एक्सपीरियंस देखकर भी कार्तिक बहुत सरप्राइज हुआ। मैगी ने बहुत एफिशिएंसी के साथ उन लोगों की माथे पर स्टिच लगाए थे। इंजेक्शंस भी उसी ने इन सब को दिए थे। वह लोग अभी बात कर ही रहे थे कि तभी पीछे से एक बहुत प्यारी आवाज आई। वह तीनों आवाज की दिशा में पलटे और एकदम से चौंक गए। अगर आप लोग इस कहानी का अगला भाग सुनना चाहते हैं तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मुझे बताएं कि आपको यह कहानी कैसी लगी।